हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका क्षितिज सर और आपके अपने चैनल जिसका नाम है जूलॉजी वर्ल्ड उसमें आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, याद हो तो कल जो है मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिस पर मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे हम जो है नीट में बायोलॉजी सब्जेक्ट में 360 मार्क्स को गेन करें, कैसे इतना स्कोर कर सकते हैं हम। तो मैंने उस दौरान एक और चीज आपको बताई थी कि अगर हमें 360 मार्क्स जो है वो स्कोर करने हैं बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में, तो आप लोगों को आपकी एनसीईआरटी में पकड़ होनी चाहिए। तो और एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है ये हम सभी जानते हैं स्टूडेंट, कि आपको अगर नीट में स्कोर करना है 360 या फिर 300 प्लस स्कोर करना है तो आपके पास एक ही रेफरेंस बुक होनी चाहिए स्टूडेंट सभी के पास में, वो है आपकी 11th एंड 12th की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। अच्छा स्टूडेंट, अब आज जो मैं बताने जा रहा हूं इस वीडियो को प्लीज 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 ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें, अंत तक वीडियो पर बने रहें मेरे साथ में। तो चलिए कुछ तरीके मैं आप लोगों को बताता हूं एनसीईआरटी पढ़ने के। बहुत से स्टूडेंट जो है एनसीईआरटी पढ़ते हैं, जैसा कि हम लोग भी जब क्लासेस लेते हैं स्टूडेंट हमारे पास में प्रॉब्लम लेकर के आते हैं कि सर हमने एनसीईआरटी तो पढ़ी है पर फिर भी जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं जब आते हैं तो हम गलत कर देते हैं या फिर हम एनसीईआरटी को भूल जाते हैं, उनकी चीजें उसकी जो चीजें हैं वो याद नहीं रह पाती हैं, प्लस हमें उसकी लैंग्वेज बड़ी क्लस्टर लगती है, काफी टफ हमें इसकी लैंग्वेज लगती है। तो स्टूडेंट क्या तरीके हैं एनसीईआरटी पढ़ने के, बड़ा ही इजी वे में मैं बताऊंगा। अगर आप इन चीजों को अपने जो है लाइफ में जो है या फिर अपने जो है हम कहें पढ़ने के तरीके में जो है उतार लेंगे तो आप अच्छे से जो है एनसीईआरटी से तो कभी भी जो है आपको धोखा नहीं होगा। तो स्टूडेंट पहली बात जो मैं बताना चाह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले आपको जो है दोनों 11th एंड 12th की एनसीईआरटी को कवर करना है तो आपको पता होना चाहिए एनसीईआरटी में है कौन कौन सी चीजें। तो आप जब 11th एनसीईआरटी खोलते हैं तो आपको दिखाई देती 5 यूनिट्स और 5 यूनिट्स में टोटल 22 चैप्टर्स आपको मिलेंगे। ऐसे आप 12th बायोलॉजी की एनसीईआरटी खोलेंगे तो उसमें भी आपको 5 यूनिट्स मिलेंगे, उसमें 16 चैप्टर्स आपको मिलेंगे। मतलब आप देखेंगे 12th की जो एनसीईआरटी उसमें चैप्टर कम है बट उसका वेटेज बहुत ही ज्यादा है स्टूडेंट। तो अब क्या तरीका है पढ़ने का, तो देखिए जब भी आप कोई भी एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको जो है ये तरीके अपनाने चाहिए। पहला तरीका क्या, उसे धैर्य से एकदम तसल्ली के साथ में पढ़ें, एकाग्रचित्त होकर के पढ़ें, एकदम कंसंट्रेटेड होकर के उसको हमें पढ़ना है। कोई भी जल्दबाजी नहीं, कोई भी भागना नहीं है हमें। एनसीईआरटी की बात समझे, एनसीईआरटी आपसे कहना क्या चाहिए। देखिए कोई भी बुक होती है ना स्टूडेंट तो वो आपसे कुछ कहना चाहती है, तो आप उसको बोरियत के तौर पे ना पढ़े, एक फॉर्मेलिटी के तौर पे ना पढ़े कि हमें एनसीईआरटी निकालनी है, बस निकाल ली एक बार क्योंकि नीट के लिए जरूरी है। ऐसा नहीं करना हमें। क्या करना है हमें उसको तसल्ली के साथ में, धैर्य के साथ में पढ़ना है। वो क्या कहना चाह रहा है आपसे, बुक में जो पैराग्राफ दिया है उसको आपको अच्छे से समझना है। दूसरा स्टूडेंट उसको डिवाइडिंग फॉर्म में पढ़ लीजिए। फॉर एग्जांपल हम देखें यहाँ पर एक चैप्टर आता है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अगर मैं उस चैप्टर को उठा करके पढ़ता हूँ, अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, नीट एस्पिरेंट हूँ, तो मैं उसको कैसे पढ़ सकता हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं वो चैप्टर उठाऊंगा एनसीईआरटी से, उसका सबसे पहला पैराग्राफ में पढ़ूंगा कि उस पहले पैराग्राफ में मुझे क्या क्या क्वेश्चंस बनने के मेरे पास संभावनाएं हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि जो एनसीईआरटी में बोल्ड अक्षर्स हैं, पहली बात आपको क्या याद रखनी है, जो एनसीईआरटी ने बोल्ड अक्षर्स दिए हुए, ऐसी वर्डिंग जिनको बोल्ड किया हुआ है उसने, उनको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। आप अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए कि हाँ इस चैप्टर में इसने ये बोल्ड अक्षर्स दिए हैं, इस पर हमें कभी भी इसको मिस नहीं करना है। अच्छा, दूसरी बात क्या, एनसीईआरटी की कुछ लाइंस होती हैं जो कि बाकी की चीजों से काफी अलग होती हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी में ही मिलती हैं। तो जब आपके टीचर आपको बायोलॉजी में पढ़ाते हैं, बॉटनी में पढ़ाएंगे, जूलॉजी में पढ़ाएंगे, तो आपको वो बातें तो ध्यान रखनी ही है स्टूडेंट। प्लस जब आप उसको कंपेयर करते हुए एनसीईआरटी साथ में पढ़ेंगे अपने नोट्स के साथ में, क्लासरूम नोट्स के साथ में, तब आप उसमें जो अलग बात दिख रही है उसको जरूर जरूर अपने नोट्स में स्टार पॉइंट करके या कैपिटल एन करके उसको लिख लीजिए। और अगर आपको बात समझ में नहीं आ रही है तो अपने टीचर से उसको जो है कंफर्म कर लीजिए कि एक्चुअल में ये बात कहना क्या चाह रहा है, आपके टीचर उसको अच्छे से समझा देंगे। अच्छा, नेक्स्ट बात क्या ध्यान में रखनी है स्टूडेंट, एनसीईआरटी में जब भी कोई यूनिट स्टार्ट होती है आपने देखा होगा कि उसमें कोई ना कोई साइंटिस्ट उसने जरूर दिया होता है, एक फोटो होती है साइंटिस्ट की, प्लस उसके बारे में जो उसने एक तो डेथ ईयर या बर्थ ईयर लिखा होता है, प्लस उसके बारे में कुछ बातें बताई होती हैं। आप बर्थ ईयर डेथ ईयर तो याद रखें या ना रखें, बट उस साइंटिस्ट का नेम प्लस उससे रिलेटेड जो उसने डिस्कवरी की है या जो भी बायोलॉजी के क्षेत्र में उसने काम किया है उन बातों को जरूर शॉर्ट में अच्छे से याद कर लें।
तो पहली बात, आप एनसीईआरटी की कोई भी यूनिट स्टार्ट करें, आपको करना क्या है, साइंटिस्ट प्लस उसका नाम और उसकी जो मेन मेन बातें हैं वो आपको नोट्स में लिख लेनी है। अच्छा, फिर क्या करें, फिर स्टूडेंट आपका टारगेट होना चाहिए कि एनसीईआरटी के डायग्राम्स, जो भी चैप्टर है, जैसे कि आप ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें, चाहे आप प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें, चाहे आप सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर की बात करें, तो और आप देखेंगे कि जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो गया, प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हो गया, तो इनमें डायग्राम्स बहुत ज्यादा है स्टूडेंट्स, तो उन डायग्राम पर कमांड बनाए। देखिए, हालांकि पिछले एक दो साल के पेपर्स आप उठा करके देखेंगे तो नीट ने डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस पर कम जो है वो कंसंट्रेट किया है। नीट के एग्जामिनेशन में पिछले साल भी 2019 की भी बात करें तो कोई भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया था, पर फिर भी चांसेस रहते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे कि जो भी डायग्राम उठ करके आएगा आपके नीट के एग्जाम में वो डायरेक्ट एनसीईआरटी का डायग्राम उठ करके आएगा। तो आपको करना क्या है स्टूडेंट, जो भी एनसीईआरटी के चैप्टर्स में डायग्राम दिए गए हैं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, उनको अपने माइंड में रखें और उनकी लेबलिंग को अच्छे से रखें, क्योंकि पैटर्न क्या है नीट का कि आपको एक डायग्राम उठा करके दे देगा, या तो डायरेक्ट वो ABCD करके आपसे लेबलिंग पूछ लेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, या फिर आपसे पूछेगा कि इस ए जो स्ट्रक्चर उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इसलिए स्टूडेंट डायग्राम पर आपको कमांड करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरी ये आप लोगों को एडवाइस है कि आप लोग डायग्राम्स जो है अच्छे से बनाने की प्रैक्टिस कर ले, उनको खुद लेबल करने की प्रैक्टिस जरूर कर ले। जब भी आप नीट के एग्जाम में जाएं उससे 8 से 10 दिन तक आप जो पहले के दिन है उसमें आपके डायग्राम्स पर, सभी डायग्राम्स पर कमांड हो जानी चाहिए। तो दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया स्टूडेंट्स, डायग्राम्स ऑफ एनसीईआरटी। थर्ड पॉइंट की बात करें तो एनसीईआरटी के डाटास, जो वैल्यूज दे रखे हैं, मैथमेटिकल वैल्यूज, जो भी डाटास दे रखे हैं उसने, उसको आपको एक लिस्ट फॉर्म में, एक टेबुलर फॉर्म में याद कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो चैप्टर है 12th एनसीईआरटी का, जो 6th चैप्टर है उसकी मैं बात करूं तो उसमें आपको बहुत से डाटाज मिलेंगे, डीएनए के बेस पर डाटाज मिलेंगे आपको, या फिर बेस पेयर्स के बेस पर आपको जो है डाटाज मिलेंगे। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उस पर बहुत से डाटाज उसने दिए हैं। तो स्टूडेंट वो डाटाज जो है आपको अच्छे से जो है लिस्ट करके याद कर लेना है। ऐसे आपको इकोलॉजी वाली जो यूनिट है उसमें भी बहुत से डाटाबेस जो है क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहेंगे, तो उनको जरूर याद रखें। ऐसे ही ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे डाटाबेस वैल्यूज है, जैसे हीमोग्लोबिन का नॉर्मल जो है क्या वैल्यू रहता है, या फिर आरबीसी WBC का परसेंटेज दिया है उसने, या फिर आपको नॉर्मल ब्रीदिंग रेट पूछी है। तो इस टाइप के बहुत से क्वेश्चंस जो हैं डायरेक्ट एनसीईआरटी के डाटाबेस क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके नीट के एग्जाम में। अच्छा, डाटाबेस क्वेश्चंस प्लस वैल्यूज, तो ये मैंने आपको बता दिया तीसरी बात। चौथी इंपॉर्टेंट बात क्या एनसीईआरटी में आपको ध्यान देनी है स्टूडेंट्स, उसके फ्लो चार्ट्स, उसके ग्राफ्स, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस है उस पर। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल दिया है उसने, और मेंस्ट्रुअल साइकिल पर बहुत से जो 3-4 हार्मोन्स हैं उनको एक कर्व के फॉर्म में उसने अरेंज किया है, जैसे कि FSH की वैल्यू क्या है, जैसे कि LH की वैल्यू क्या है, जो दोनों जो है पीक पर कब पहुंचते, 14th डे जो ओवुलेशन होता है उससे पहले LH सर्ज आती है, या फिर आप देखेंगे प्रोजेस्टेरोन लेवल कब इंक्रीज हो रहा है, एस्ट्रोजन लेवल पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो एक कर्व के फॉर्म में जो है अच्छे से आपको पता होना चाहिए और वो आपको अच्छे से माइंड में बिठा लेना चाहिए। ऐसे ही आपको इकोलॉजी जो चैप्टर, इकोलॉजी जो यूनिट है उस पर आपको बहुत से कर्व मिलेंगे। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला जो चैप्टर है उस पर कर्व मिलेंगे। तो जितने भी कर्व दे रखे हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है स्टूडेंट आपके पास में, या सिग्मोइड जो है ग्रोथ कर्व आपको दे रखा है प्लांट ग्रोथ वाले चैप्टर में। तो जितने भी कर्व हैं, जितने भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस है उस पर अच्छे से आपको ध्यान देना है स्टूडेंट। तो चौथी बात मैंने आपको बताई, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस, फ्लो चार्ट्स पर आपको अच्छे से कमांड कर लेनी है। और स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, फिफ्थ पॉइंट आपको याद रखना है कि एनसीईआरटी ने जो पर्टिकुलर एग्जांपल्स दिए हैं आप लोगों को, अब एग्जांपल्स किसकी बात कर रहा हूं मैं, पहले मैं एनिमल्स की और प्लांट्स के एग्जांपल्स की बात करूं, और वो आपको मिलेगी 11th एनसीईआरटी की जो क्लासिफिकेशन वाली यूनिट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि या तो आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मिलेंगे बहुत से एग्जांपल्स, आपको प्लांट किंगडम में बहुत से एग्जांपल्स मिलेंगे, चाहे वो शैवालों के बारे में, एल्गी के बारे में पूछ रहा हो, चाहे वो फंगाई के बारे में पूछे, या फिर आपसे जो है ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स का पूछे, जिम्नोस्पर्म्स का पूछे, तो इनके एग्जांपल्स प्लस साइंटिफिक नेम डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठ करके आ सकते हैं। प्लस आपको जब एनिमल किंगडम पढ़ना होता है, देखिए एनिमल किंगडम बहुत वास्ट है, बट इसको जो एनसीईआरटी ने काफी शॉर्ट में भी दिया है, बट आजकल जो है काफी ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं। एनिमल किंगडम के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं स्टूडेंट, या तो
वो आपको एग्जाम्पल देगा, टेबुलर फॉर्म में बनते हैं, एक तरफ एग्जाम्पल, एक तरफ उसका फाइलम और एक तरफ उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर बनेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो आपको डायरेक्ट एनिमल किंगडम में तो जो एनसीईआरटी में दिए हैं एनिमल्स उन्हीं को ही याद करना है और उन्हीं के ही जो साइंटिफिक नेम भी आपको याद करने हैं। तो स्टूडेंट जो एग्जांपल्स एनसीईआरटी ने दे दिए हैं, चाहे प्लांट किंगडम हो चाहे एनिमल किंगडम, वो आपको अच्छे से आपके माइंड में बिठा लेने चाहिए। तो ये मैंने बता दिया एग्जांपल्स के तौर पे। अच्छा, और क्या हम कर सकते हैं एनसीईआरटी में? तो स्टूडेंट, बहुत से स्टूडेंट एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं पर उसके जो लास्ट में समरी दे रखी होती है उस पर वो ध्यान ही नहीं देते हैं, और ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, पूरे 38 के 38 चैप्टर्स बोथ 11th एंड 12th एनसीईआरटी पढ़ लिए बट उनकी समरी मिस कर दी, तो मैं मानता हूं कि आपने जो है 30% एनसीईआरटी अभी भी छोड़ दी है, 30% एनसीईआरटी अभी भी आपके माइंड में नहीं बैठी है। तो स्टूडेंट, ये गलती मत करिएगा, आप हर चैप्टर को पढ़ें, उसके बाद उसकी समरी जरूर पढ़ें। फॉर एग्जांपल, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपको चैप्टर दिया गया है 12th एनसीईआरटी का, जो 4th चैप्टर है रिप्रोडक्शन वाली यूनिट का लास्ट चैप्टर है, उसमें आपको जो समरी मिलेगी उसमें समरी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई है स्टूडेंट जो कि आपको मेन थ्योरी में भी वो नहीं देता है। तो स्टूडेंट, ये चीज ध्यान दीजिएगा कि उसकी समरी पर आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस उसको देनी है, वेटेज रखना है। तो ये एक और चीज मैंने आपको बता दी समरी से रिलेटेड। और हम क्या करें स्टूडेंट, एनसीईआरटी के जो लास्ट के जो क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, उसके एक तो कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए होते हैं स्टूडेंट। हर चैप्टर में दिए हो या ना दिए हो वो हम नहीं कह सकते, बट उसने पर्टिकुलर कुछ एक चैप्टर्स में दिए हैं, जैसे आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में या प्लांट फिजियोलॉजी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उसकी एक्सरसाइज में भी मिल जाएंगे। प्लस आपको 1 लाइन क्वेश्चंस या फिर आप देखेंगे कि जो फिलअप्स वाले क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज के, उनको अच्छे से कवर कर लेना है। आपके जो शॉर्ट नोट्स होते हैं उनमें जरूर आप इन चीजों को ऐड कर लेनी चाहिए आप लोगों को। तो ये एक और चीज होगी, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में हमें क्या क्या ध्यान देना है। कई बार आपने स्टूडेंट ध्यान दिया होगा कि एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी पूछती है, तो उसमें कोई टॉपिक कंप्लीट होता है उसके बाद में उसने कोई क्वेश्चन जरूर किया हुआ होता है, तो उन क्वेश्चंस को भी हमें नजरअंदाज नहीं करना है। देखिए, चांसेस कम रहता है उन इन टेक्स्ट क्वेश्चन में से क्वेश्चन बनने के, बट फिर भी आप एज ए रिस्क कवरिंग के फॉर्म पर हम क्या कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस को भी अच्छे से कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर तरीका होता है एनसीईआरटी का एक चैप्टर करने का, जिसमें आपको करना क्या है, कोई भी यूनिट आप उठाएंगे तो उसमें आपको यूनिट में जो साइंटिस्ट दिया है वो, प्लस उसकी जो अचीवमेंट्स है या फिर उसकी जो आप देखेंगे कि जो इन्वेंशन है या फिर डिस्कवरी है वो, उसके बाद में आप चैप्टर पर जाएंगे और चैप्टर पर आप देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। जो इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ है, उसको पढ़ना है, प्लस उसमें कौन कौन से बोल्ड अक्षर्स दिए गए हैं, बोल्ड लेटर्स दिए गए, उन पर ध्यान देना है। प्लस उसके एग्जांपल्स, अगर कोई चैप्टर है उसमें एग्जांपल्स दिए हुए तो वो एग्जांपल्स हमें अच्छे से पढ़ने हैं। साथ साथ में आप देखेंगे कि उसमें जो है हमें जो एक्स्ट्रा बात जो हमें बाकी चीजों में या फिर जो हमारे नोट्स में नहीं है वो अगर बता रखी है तो वो हमें देखनी है। प्लस आपको बताया डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स, उस पर जो है अपनी कमांड जो पकड़ बनानी है। प्लस उसमें मैंने बताया डाटाज एंड वैल्यूज आपको अच्छे से याद रखनी है। और साथ साथ में स्टूडेंट, जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ें, लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर के को उठा करके देख लीजिए कि अगर मैं एक चैप्टर पढ़ने जा रहा हूं एनसीईआरटी में से, तो उन पिछले 5 सालों में कौन कौन से किस लेवल के क्वेश्चंस, किस जो है आप देखेंगे किस पैटर्न के क्वेश्चंस बन रहे हैं इस चैप्टर में से, तो मैं उन चीजों को भी अच्छे से समझ पाऊंगा कि क्या इसमें केवल एनसीईआरटी बेस्ड ही मुझे जाना है, क्या उसमें थोड़ा सा अपर लेवल पर भी मैं चला जाऊं, तो ये आपके माइंड में क्लियर हो जाएगी। अच्छा स्टूडेंट, ये तो बात हुई एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी के अलावा आप क्या करें, तो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स मिलते हैं, तो आपको या तो एनसीईआरटी की साइट पर मिल जाएंगे या फिर मार्केट में मॉड्यूल्स अवेलेबल होते हैं जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नाम से आते हैं। बोथ 11th क्लास एंड 12th क्लास के आते हैं, और 11th एंड 12th दोनों के जो मिलाकर के 38 चैप्टर्स हैं उनके एग्जाम्पलर्स करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है स्टूडेंट्स। और उन एग्जाम्पलर्स की खास बात क्या है, उसमें इन टेक्स्ट में से ही कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनाए हुए आपको मिल जाएंगे जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हर एग्जाम्पलर की खास बात है स्टूडेंट उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जरूर दिए होते हैं। ऑन एन एवरेज 8 से 10 क्वेश्चन आपको हर चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे। दूसरी बात स्टूडेंट, उसमें भी फिलअप्स या फिर 1 लाइन के क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो आपका पूरा जो है प्रयास रहना चाहिए स्टूडेंट कि हम एग्जाम्पलर्स जरूर करें, और एक बार हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो उसी चैप्टर का एग्जाम्पल
एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स हम जल्दी से सॉल्व कर लेवें और उसके डाउट्स जो है हमारे टीचर से क्लियर कर लेवें। तो ये तरीका स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी कैसे पढ़नी चाहिए। और एनसीईआरटी को जो है बहुत से स्टूडेंट रट्टू तोते की तरह पढ़ते हैं, फिर भी उनको याद नहीं हो पाती है। एनसीईआरटी को अपना दोस्त बनाइए, एनसीईआरटी से जो है कुछ एक्स्ट्रा निकालने की कोशिश कीजिए जो आपका साथी नहीं निकाल पा रहा है, जो आपका कंपटीटर जो है नहीं निकाल पा रहा है, जो आपके साथ एग्जाम में बैठेगा वो नहीं निकाल पा रहा है। तो आपको कैसे यूनिक बनना है, कैसे अलग कैटेगरी में जाना है, वो आपको बनाएगा अलग। जब आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी को अलग तरीके से पढ़ेंगे तो सभी एनसीईआरटी को, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है और वो एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहा है, सभी लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे। पर किस प्रकार से पढ़ेंगे, डिफरेंस कहां आता है स्टूडेंट? एक जो कि नीट में सेलेक्ट होता है, जो डॉक्टर बनता है आगे जाकर के, और जो डॉक्टर नहीं बन पाता है, जो नीट में सेलेक्ट नहीं हो पाता है, उसमें डिफरेंस होता है कि उसने बायोलॉजी को किस फॉर्म में लिया है, उसने बायोलॉजी के एनसीईआरटी को कितने गहन अध्ययन के साथ में वो पेपर में उतरा है, उस गहन अध्ययन के साथ में केवल एक रीडिंग के तौर पर पढ़ी है या फिर उसने एनसीईआरटी को दोस्त बना करके उसकी रीडिंग की है। तो स्टूडेंट एनसीईआरटी को बोझ ना समझे, एनसीईआरटी को अपना दोस्त समझे, वो आपका जरूर जरूर साथ देगी आपके नीट एग्जामिनेशन के टाइम में। तो स्टूडेंट मेरी आप लोगों को शुभकामनाएं हैं। प्लीज 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 आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा जो है सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो है और भी स्टूडेंट्स तक ये बात पहुंच पाए कि हमें एनसीईआरटी को कैसे कवर करना है। और अब बात आती है स्टूडेंट के एनसीईआरटी की ऐसी कौन सी यूनिट्स है, कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिस पर हमें ज्यादा जोर देना चाहिए, तो उसकी स्टूडेंट मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरी अगली वीडियो का इंतजार कीजिए जिसमें मैं आपको यह बताने जाऊंगा कि बॉटनी में और जूलॉजी में 11th एंड 12th में दोनों जो एनसीईआरटीज हैं उसमें कौन कौन सी यूनिट्स है जिस पर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है और कौन सी ऐसी यूनिट्स है जिस पर हम कम ध्यान दें फिर भी हमारा क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो, और कौन कौन सी ऐसी यूनिट्स हैं जिस पर हमारा कम भी ध्यान दिया जाए तो वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। जल्दी से आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।